हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रूम नंबर 9 का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 3 की शुरुआत साल 2002 से होती है, जब जिन हाई स्कूल में था और रियल हेई कॉलेज के सेकेंड ईयर में। और जिन अक्सर उसे देखने के लिए उस कॉफ़ी शॉप में जाता था जिसमें हेई पार्ट टाइम जॉब करती थी और उसकी स्केचेस बनाता था। और एक दिन फाइनली उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है और खुद को भी कॉलेज के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट बताता है। पर हेई जान जाती है कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसे रिजेक्ट कर देती है, ये बोलकर कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट को डेट नहीं करना चाहती। फिर आता है साल 2017 और अब हेई लॉ फर्म में जॉब करती है और वहाँ इतने सालों बाद वो फिर से जिन को की चान के साथ देखती है और उससे इम्प्रेस होती है और फाइनली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ से दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। प्रेजेंट में जिन जेल में आया होता है और उसे पता चलता है कि हेई यानी हासा को बिना प्रॉपर चेकअप के मेंटल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। पर हेड डॉक्टर बोलता है कि उसे लगता है कि हेई दूसरे लोगों के लिए डेंजरस है, तो इसलिए वो सिर्फ वार्डन के परमिशन से भी उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज सकता है। और जिन पे नाराज होता है इन सब में लॉयर को लेकर आने के लिए और पूछता है कि आखिर वो हेई यानी हासा को कैसे जानता है। दरअसल जिन हेई को मेंटल हॉस्पिटल जाने से रोकने के लिए हासा को ले आया था, वहीं हेई और हासा को एक साथ देखते हैं और हेई उससे बोलती है कि वो जानबूझकर उसके साथ ये सब कुछ कर रही है क्योंकि उसे उसकी बॉडी और लाइफ चाहिए। पर हासा बोलती है कि उसका उसकी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस कुछ टाइम के लिए उसके बॉडी को यूज करना चाहती है। और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी जिन उसे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया क्योंकि अगर वो मेंटल हॉस्पिटल चली जाएगी तो उसका रीट्रायल भी नहीं होगा। पर अब वो चाहती है कि वो मेंटल हॉस्पिटल चली जाए और वहाँ से जाने लगती है। पर हेई उसे रोकती है और उससे लड़ाई करती है और जी भर कर लड़ाई करती है। और फिर हासा जेल स्टाफ और डॉक्टर को वहां बुलाती है और बताती है कि वो असली हासा है और हेई सच बोल रही है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो गई थी, जिस बात पे सभी हंसते हैं, इवन जिन भी। पर ऐसा करके हासा हेई को दिखाना चाहती थी कि वो चाहे खुद को कितना भी हेई बता ले पर कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए वो चुपचाप हासा होने का प्रिटेंड करती रहे। जिसके बाद हेई को मेंटल हॉस्पिटल भेजते हैं पर वो एक्सेप्ट करती है कि वही हासा है। तो जिन उसे मेंटल हॉस्पिटल ना भेजने को बोलता है क्योंकि अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है। पर हेड डॉक्टर तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने के लिए अड़ा होता है और बोलता है कि कहीं इसे फिर से दौरे पड़ने लग गए तो वो क्या करेंगे। पर हेई बोलती है कि नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है, अभी तक वो झूठ बोल रही थी क्योंकि उसे गुस्सा था कि उसकी सज़ा कम नहीं हुई और उसने गुस्से में पागल होने का ड्रामा किया, बाकी उसका दिमाग ओके है। जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल नहीं भेजा जाता। बाद में हेई और हासा को एक साथ देखते हैं और हेई बोलती है कि वो तो बहुत दिमाग वाली निकली पर उसकी वजह से वो अपने करियर को बर्बाद नहीं कर सकती, तो इसीलिए उसे उसके असिस्टेंट को कॉल करके लीव लेने को बोलती है। हालांकि वो लोग उसे मना करेंगे पर उसे उन्हें इग्नोर करना है और अच्छा होगा कि वो उसके घर से भी निकल जाए और कहीं रेंट पे रहने लग जाए और तब तक वो यहाँ पे कोई प्लान सोचेगी और जब उसे बुलाएगी तो उसे मिलने आना होगा। पर हासा बोलती है कि उसके तो बहुत नखरे हैं और वो उसके नखरे नहीं उठाएगी और जाने लगती है। पर हेई उसे रोकती है और उसके बॉयफ्रेंड यानी जिन से उसे दूर रहने को बोलती है। वापस जाते टाइम हासा जिन से पूछती है कि रियल हासा के बारे में वो क्या जानता है और वो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, जिस पे जिन बोलता है कि उसे लगता है कि रियल हासा उसकी माँ है। जो सुनकर हासा वाज लाइक, जे का बोल रहा है मोड़ा, मैंने कब थारे को जन्म दिया, मैं कब से थारी माँ हो गई। एंड जिन वाज लाइक, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। और घर वापस आकर हासा जिन से बोलती है कि वो रियल हासा के बारे में ज्यादा ना सोचे, वो उसकी माँ नहीं हो सकती। पर जिन बोलता है कि वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे लगता है कि योंगबे और हासा रिलेशन में थे, पर ये अफवाह भी हो सकती है जो उस वक्त लोगों ने बना दी होगी। पर हासा बोलती है कि वो ये सब कुछ नहीं जानती, वो बस इतना जानती है कि ये सच है क्योंकि दोनों शादी करने वाले थे और उसके डैड यानी की से उनके बारे में कुछ बताना चाहती है पर बताती नहीं है। वहीं सीईओ अम्यूजमेंट पार्क और वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग देखता है पर उसमें हासा की इमेज क्लियर नहीं थी। पर वो उसके शूज़ को देखता है जो ब्रांडेड थे, जिससे उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि वो इंसान एक फीमेल है
है जिसकी एज 40 के आसपास होगी और जाने कैसे पर सीईओ को यहाँ रियल हेई जो अब हासा है उस पर डाउट होता है। इधर हेई को जेल में वापस से अपने काम पे यानी रियल हासा के काम पे लौटना पड़ता है जो खाना बनाने का काम था, जिसमें वो कितनी तेज़ है ये तो हमने फर्स्ट एपिसोड में ही देख लिया था। और उसकी बाकी फ्रेंड्स बताती हैं कि वो आजकल इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद से बदली बदली सी लगती है। तो हेई वॉज लाइक वही तो जाने को मने अजीब सा लगे है तो इसीलिए मुझे कोई काम ना करना। वहीं लॉ फर्म में बॉस हेई के असिस्टेंट पे गुस्सा होते हैं और असिस्टेंट बोलता है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हेई को इंजरी हुई है, पर बॉस बोलता है कि पर वो मरी तो नहीं। इसके बाद असिस्टेंट आता है हेई के घर पे और एक डिलीवरी बॉय बनकर आता है और हासा उसके लिए दरवाज़ा खोल देती है और वो सीधा अंदर आता है और जॉब पे चलने को बोलता है, पर हासा उसे पहचानती ही नहीं है, जिस पे असिस्टेंट बोलता है कि वो उसके छोटे से प्यारे से असिस्टेंट और उसका फेमस चेहरा कैसे भूल सकती है और वापस जॉब पे चलने को बोलता है। पर हासा बहाना बनाती है जिस पे असिस्टेंट बोलता है कि अगर उसे ऐसा ही करना है तो वो सीधा रिजाइन कर दे, जिस पे हासा बोलती है कि हाँ ये वो कर सकती है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख कर देती है। एंड असिस्टेंट वाज लाइक माता ऐसा ना करो वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, और उसे ज़बरदस्ती कोर्ट लेकर आता है क्योंकि आज सीईओ के बेटे की चान के केस की सेकेंड ट्रायल थी और ये एक इम्पॉर्टेंट केस था। और हासा बोलती है कि उसने तो आज तक सिर्फ सुना ही था कि लॉयर ठग होते हैं, पर आज उसने देख भी लिया। तो असिस्टेंट बोलता है कि वो चिंता ना करे, वो फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी ठग है। और तभी वहाँ सीईओ आता है और जब हासा उसे देखती है तो उसके सामने दोनों की पुरानी मेमोरीज आने लगती हैं और वो वहीं बेहोश होने लगती है। फिर ट्रायल स्टार्ट होता है पर वहाँ भी हासा बस सीईओ को ही देखती रहती है और फ्लैशबैक से दिखाते हैं कि जब हासा कार में होती है तो फिर योंग बे भी उस कार में आता है जिसे काफ़ी चोट लगी थी और फिर दोनों स्लीपिंग पिल्स खाकर जान देने की कोशिश करते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ ये थी कि स्लीपिंग पिल्स हासा ने योंग बे को नहीं बल्कि योंग बे ने हासा को दिए थे। प्रेजेंट में सीईओ के बेटे की चैन का ट्रायल चल रहा था और उस पे इल्ज़ाम था कि उसने किसी को अपनी कार से हिट किया था, पर उस इल्ज़ाम से वो बरी हो चुका था ये साबित करके कि उसकी कार में प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर लाखों लोगों के पिटीशन डालने के चलते उसके ऊपर दोबारा से रीट्रायल होता है और प्रोसिक्यूटर विटनेस के लिए बोंग सैम को बुलाता है जो कोर्ट में वही डॉक्यूमेंट सबमिट करता है जो उसने हेई के घर से चुराए थे, जिसके अकॉर्डिंग जब एक्सीडेंट हुआ था तब कार में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी जिसे बाद में क्रिएट किया गया है, यानी की चैन ने रश ड्राइविंग की और किसी की जान ले ली। और जब डिफेंडिंग लॉयर को यानी हासा को अपनी बात रखने को बोला जाता है तो वो कुछ भी नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में हेई का असिस्टेंट हासा को वो रेजिग्नेशन लेटर देता है और बोलता है कि वैसे भी वो रिजाइन करने ही वाली थी और अभी उसने इतना बड़ा ब्लंडर किया है सीईओ के बेटे के केस को कमजोर करके, तो वो अब खुद से ही रेजिग्नेशन लेटर बॉस को सबमिट कर दे। पर जब वो बॉस के चैम्बर में आती है तो सीईओ उसका गला दबाने लगता है और बोलता है कि उसने जानबूझकर उसके बेटे की लाइफ बर्बाद की है और वो हासा से मिली हुई है। और बॉस सीईओ से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि किसी को नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स कैसे लीक हो गए। नेक्स्ट सीन में सीईओ को जिन के साथ देखते हैं और वो उससे पूछता है कि वो हासा से क्यों मिलना चाहता है जबकि वो उसकी मॉम को जल्दी ही ढूंढ लेगा। पर जिन पूछता है कि वो उसकी जासूसी क्यों करवा रहा है और हासा का नाम सुन के वो इतना सेंसिटिव क्यों हो जाता है और खुद से खुद की मॉम को ढूंढने को बोलता है। इधर जेल में हेई लोगों को भूतों की बातें करते सुनती है जो बोलती हैं कि जेल के हॉस्पिटल के स्टोर रूम में भूत है क्योंकि उन्होंने कई बार वहां एईडी मशीन को बिना प्लग इन किए ब्लिंक करते देखा है और उसके शॉक के बाद से ही हासा जो अब हेई है वो पागलों सा बिहेव करती है, जिसके बाद हेई को भी उस मशीन पे डाउट होता है और वो हॉस्पिटल जाने के लिए बहाना करती है कि उसने पीच खा लिया है और उसे उससे एलर्जी है। पर बाकी प्रिजनर्स उसे बताती हैं कि पीच उसका फेवरेट है, जिसके बाद हेई वाज लाइक मैं तो मजाक कर रही थी क्योंकि मैं पागल हूँ लोल। पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि रियल हेई को पीच से एलर्जी है, इसीलिए उसे लगा कि अगर वो पीच खा लेती है तो उसका रिएक्शन उस पर होगा, पर चूंकि वो अभी हासा की बॉडी में है इसीलिए पीच ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया है। वहीं हासा आती है मिस्टर कांग से मिलने जहां वो हेई के डैड को भी देखती है और उसे याद आता है कि मिस्टर कांग उसके साथ कितना अच्छा बिहेव करते थे और उस पर विश्वास करते थे कि वो इनोसेंट है। प्रेजेंट में वो मिस्टर कांग से पूछती है कि वो इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हैं कि हासा इनोसेंट है और आखिर जब हासा 19 घंटों के लिए बेहोश थी तब क्या हुआ था। और एक फ्लैशबैक से दिखाते हैं कि योंग बे हासा से उसके डैड की से वुंग के लॉकर का पासवर्ड मांगता है, पर हासा बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो पैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी हैं और उसे अपने साथ भाग चलने को बोलती है।
पर योंग बे उसे बोलता है कि वो भी अपने डैड का बेटा है जिसे उन्होंने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया और कभी कुछ नहीं दिया, तो वो उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। यानी एक तरह से हासा का ब्रेन वॉश करता है, जिसके बाद उसे लॉकर में से सारे पैसे और गोल्ड निकालते देखते हैं। लेकिन तभी वहाँ रियल सीईओ, जिसकी आइडेंटिटी लेकर प्रेजेंट में योंग बे जी रहा है, जिसका नाम कीसान है, वो बिल्कुल जिन की तरह दिखता है, वो आता है और योंग बे को चोरी करने से रोकता है। पर योंग बे बोलता है कि वो उसका छोटा भाई है और उसका भी डैड के पैसों पे उतना ही हक है और वो उसे नहीं रोक सकता। पर फिर भी कीसान उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और प्रेजेंट में मिस्टर कांग बोलते हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि मर्डर वाली रात को क्या हुआ था और सच सिर्फ हासा ही बता सकती है। पर हासा बोलती है कि हासा को भी सच नहीं पता। जिसके बाद हेई के डैड बोलते हैं कि उन्हें कुछ लोगों पे डाउट है जिन्हें मर्डर इंसिडेंट के बाद एसएचसी ग्रुप में फ्री की टिकट मिल गई, यानी कि वो लोग किसी न किसी तरीके से एसएचसी ग्रुप से और सीईओ से जुड़े हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो लॉ फर्म जहां हेई काम करती है और वो हॉस्पिटल जहां जिन काम करता है, वो सभी एसएचसी ग्रुप में ही आते हैं। बल्कि वो लॉ फर्म कंट्री का सबसे बड़ा लॉ फर्म है और उनके चेन हॉस्पिटल्स भी चलते हैं। तो जिन लोगों पे हेई के डैड को डाउट था वो टोटल 5 लोग थे, जिसमें पहला था हेई का बॉस, जो शुरू में हासा का डिफेंडिंग लॉयर था, जिसे हासा ने कभी हायर नहीं किया था, पर वो वॉलंटियर करना चाहता था और आज एसएचसी ग्रुप के लॉ फर्म का एमडी है, जिसका ओनर सीईओ है। दूसरा है किम जोंग सू, जो हासा के केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था और बाद में उसने रिजाइन दे दिया और बार एग्जाम क्रैक करके आज बुसान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसिक्यूटर है और तब से एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। तीसरा है डॉक्टर बोंग, जो तब एनएफएस में मेडिकल एग्जामिनर था, जिसने योंग बे के बॉडी की ऑटोप्सी की थी और आज एसएचसी ग्रुप के हॉस्पिटल्स का प्रेसिडेंट है। चौथा है पार्क चुल सुन, जो पहला इंसान था जिसने क्राइम सीन को देखा था और आज एसएचसी ग्रुप का डायरेक्टर है और सीईओ का राइट हैंड भी, जिसे मैं सीईओ का सेक्रेटरी बुलाती हूँ। और पांचवी है किम हाई सान, जो सीईओ की वाइफ है, और किम जोंग सू, जो बुसान में अभी प्रोसिक्यूटर है, उसकी बहन भी, जो इंसिडेंट के बाद हाई स्कूल पास करती है और की सान यानी सीईओ से शादी कर लेती है। तो इन सभी लोगों का एसएचसी ग्रुप और सीईओ से जुड़ना हेई के डैड को सस्पिशियस लगता है और उनके अकॉर्डिंग वो लोग हासा के केस की सच्चाई जानते हैं, पर उनके पास उन लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, जिस पे हासा उनके खिलाफ एविडेंस ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है और आती है सीईओ के घर पे, जहां वो अपने उन्हीं दोस्तों को पार्टी दे रहा था। और जब हासा उसे उसके बेटे और वाइफ के साथ एंजॉय करते देखती है तो सोचती है कि उसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी और आज वो खुद खुशी से जी रहा है, पर वो उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। नेक्स्ट डे जेल में हेई से मिलने वही लेडी आती है जो हासा की मॉम की केयर टेकर है, जिसका नाम है मीरान। दरअसल मीरान भी हासा के साथ जेल में रह चुकी है और इसीलिए वो उसे अपनी बड़ी बहन और बेस्ट फ्रेंड मानती है और वो हेई से लॉयर हेई के बारे में पूछती है और बताती है कि उसने हॉस्पिटल का सारा बिल भी दे दिया है, जिस पे हेई प्रिटेंड करती है कि वो उसे जानती है और मीरान से उस तक अपना मैसेज पहुंचाती है। इधर हासा आती है बॉस के पास और बोलती है कि वो सीईओ से उसकी मीटिंग फिक्स करा दे। वो फिर से की चान के केस पे काम करना चाहती है, लेकिन तभी उसे मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आती है और नर्स उसे बताती है कि हासा की मॉम को उसकी केयर टेकर कहीं और ट्रांसफ़र करा रही है, पर वो किस जगह करा रही है इसके बारे में उसे नहीं पता। जिसके बाद हासा हेई के असिस्टेंट के साथ फौरन निकलती है हॉस्पिटल के लिए, पर अगेन तेज़ ड्राइव करने के चक्कर में बोंग सैम उसे रोकता है। पर जब उसे पता चलता है कि हासा को अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है तो वो उसे पर्सनली अपने बाइक पे खुद हॉस्पिटल छोड़ता है। इनका अलग ही धनिया पिस रहा है। हॉस्पिटल आकर हासा मीरान से उसकी मॉम के बारे में पूछती है कि वो बिना उसकी परमिशन के उन्हें शिफ्ट कैसे कर सकती है, पर मीरान बोलती है कि वह हासा की मॉम की केयर टेकर है और उसने गार्जियन के कहने पे उन्हें शिफ्ट किया है और उसकी गार्जियन हासा है और उसे उसकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर उसे जानना है कि मॉम कहाँ शिफ्ट हुई हैं तो वो जेल में जाकर हासा यानी हेई से मिले। वहीं जिन को देखते हैं जिसके हाथ में एक डीएनए रिपोर्ट होती है, पर वो क्या है वो हम बाद में जानेंगे। इधर हासा जेल में हेई से मिलती है और उससे अपनी मॉम के बारे में पूछती है, पर हेई बोलती है कि वो चिल्लाए नहीं और वो जैसा कहे वो वैसा ही करे और उसे सैंडविच खाने को देती है और बोलती है कि ये उसने खुद से उसके लिए बनाया है, जो ना चाहते हुए भी हासा खाती है, जिसको खाते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है।
और खुद को उसी कार में पाती है जिसमें मर्डर हुआ था, पर इस बार वहाँ योंग बे को ना देखकर जिन को देखती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।